गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज क्लास 9th के विज्ञान विषय के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न है। आपको अत्यधिक और मोस्टली क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को इस वीडियो को पॉज करके पहले आप प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं दे पाते हैं तब इसका व्याख्या को देखिएगा। तो चलिए प्रश्नों के सिलसिला को शुरू करते हैं, ठीक ना। तो पहला प्रश्न है कि खरपतवार फसल के पौधे को प्रभावित करते हैं, मतलब जो खरपतवार होता है वो पौधे को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो देखिए जो खरपतवार पहले कहते किसको हैं, तो मान लीजिए कि किसी खेत में हम किसी का फसल लगाते हैं, जैसे धान का फसल लगाते हैं, तो ये धान का फसल के अलावा जो छोटे मोटे घास या और अन्य चीज निकल लगे होते हैं ना, उसी को हम कहते हैं खरपतवार। तो देखिए जब खरपतवार रहेंगे तो इस खेत का जो भी पोषक तत्व रहेगा उसको तो ये भी अवशोषित करेंगे ना, ये भी ग्रहण करेंगे ना। तो इस क्षेत्र की जो भी उर्वरता शक्ति होगा वो तो कमजोर होगी, है ना। तो यही चीज इसका उत्तर हो जाएगा कि जो पौधे के विभिन्न साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्व की कम उपलब्धता होती है, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडा देने की क्षमता अधिक होती है वो किस प्रकार का पक्षी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्हाइट लेगार्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हाइट लेगार्न, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजाति में कौन सी इतावली प्रजाति है ना। तो मधुमक्खी के कौन सा इसमें से ऐसा है जो इतावली प्रजाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इतावली प्रजाति से संबंधित है। तो क्वेश्चन 3 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बारूद होता है, बारूद क्या होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है या तरल होता है। तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी ना। बारूद दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रण ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूपरिक ऑक्साइड नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई है जिससे जिस नियम की संतुष्ट की पूर्ति होती है ना, वह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ना, स्थिर अनुपात का नियम ना। स्थिर अनुपात का नियम यही बताता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी ना, 2000 गुना। ये आप लोग सबको पता होगा। तो चलिए अगला हम प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला हमारा प्रश्न है कि दिए गए दूरी ग्राफ में चाल का मान क्या है। देखिए ये जो हमारा इस तरह से ग्राफ दिया गया है ना, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें चाल का मान क्या है। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है ना चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय ना, पता है ना। तो देखिए इसमें दूरी कितनी है, शुरू की बात की जाए तो दूरी है 32, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, समय हमारा लग रहा है 4। तो 4 से इसको हम भागा कर देंगे। देखिए ये दूरी है मीटर में और ये समय है सेकेंड में। तो 4 से कटेगा कितने बार में, 8 बार में। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 8 मीटर प्रति सेकेंड ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या अचर रहता है या क्या चर रहता है इसके बारे में आपको देखना है ना। चर अचर मतलब कौन सा कांस्टेंट रहता है। तो चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं ना, मतलब चाल और वेग चेंज नहीं होते हैं, या चाल और वेग दोनों चेंज हो जाते हैं।
चाल चर रहता है, वेग अचर रहता है, या चाल अचर रहता है और वेग चर हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ना। चाल अचर होता है और वेग होता है वो क्या रहता है, अचर रहता है। मतलब जो चाल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, और जो वेग रहता है वो चेंज होता रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो चाल किसको कहते हैं, चाल इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं ना। लेकिन वेग किसको कहते हैं, तो वेग इकाई समय में निश्चित दिशा में, इसमें निश्चित दिशा की कोई जरूरत नहीं है, चाल में निश्चित दिशा की जरूरत नहीं है, जबकि वेग में हमें निश्चित दिशा होनी चाहिए। तो जब वृत्तीय गति में, वृत्तीय पथ पर जब ऐसे कोई गतिमान रहेगा तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा है ना, मतलब जो दिशा रहेगा हमेशा बदलते रहेगा ना। तो वही चीज लिखा है कि जो चाल होगा वो चर रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, और वेग जो होगा वो बदलते रहेगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन सा युग्म गलत है, ठीक ना। पहला है कि क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, कोशिका की रसोई घर, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की पावर हाउस होती है, ये भी सही है। लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं होती है, ये भी सही है। नाभिक, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क यानी न्यूक्लियस विद द ब्रेन ऑफ सेल, ये सब सही है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन सब सही है ना। बाद बाकी जो भी गलती होगा या आपके अनुसार जो सही इसका उत्तर होगा उसका कमेंट में जरूर आप आंसर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 है, और 10 हमारा क्वेश्चन है कि पौधे के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, मेनली ये पूछना चाहता है आपसे, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसरण ना। आप लोग भी इसे पढ़े होंगे ना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रसरण ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर बोलता है कि इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है ना। ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किससे संबंधित है, सेल से, ठीक ना। चलिए इसका सही उत्तर पे आते हैं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यह ऊर्जा का उत्पादन का स्थल हो सकता है, ठीक ना। तो इससे ये संबंधित नहीं है, ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर है। 12 नंबर बोलता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, तो इसे आप सभी ने पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। परमाणु की नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वो जो होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, समस्थानिक कहते हैं ना। देखिए कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है ना, ए बी सी डी जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक संख्या लिखी रहती है और एक नीचे लिखी रहती है, ठीक ना। तो जो ऊपर वाला तो है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, और जो नीचे रहता है उसको परमाणु संख्या कहते हैं। अगर परमाणु संख्या समान है तो उसको समस्थानिक, और अगर ये परमाणु द्रव्यमान समान है तो इसको समभारिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, और इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा समस्थानिक, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है 14 यानी 14। और 14 में बोल रहा है कि कक्षा 3 ना, कक्षा 3 यानी एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 ना। जैसे होता है किसी भी परमाणु की इसी प्रकार होते हैं ना, इस प्रकार से यहाँ पे के एल एम फिर एन आता है, ठीक ना, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है ना, ठीक है। फिर आगे 36, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। तो हमको क्या कौन सा पूछा है, एम में ना, और एम में हमारी कितनी संख्या होती है, 18। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 ना। 15 क्वेश्चन है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाता है तो वो किस गति से चलेगी ना, गति करेगी, किस चाल से गति करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी ना, 1 मीटर/सेकेंड त्वरण से ये गतिशील होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ना। देखिए आप लोग जानते हैं ना, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एफ इक्वल टू एम होता है ना। तो देखिए इसमें एफ यानी फोर्स, बल दिया है कितना 1, एम दिया है कितना 1 kg, तो ए क्या हो जाएगा ना, तो ए हो जाएगा, इससे गुना कीजिए तो ये इक्वल टू 1 है ना आएगा, और 1 जब एक्सेलरेशन है मतलब त्वरण है, तो त्वरण किस में होता है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर में ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर, और 16 नंबर बोलता है कि जड़त्व का गुण क्या होता है, बताइए जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का बी ना, ये जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, सभी वस्तु में होता है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है कि किसी 6 kg द्रव्यमान के गेंद में इतना मीटर/सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल की जरूरत होती है। तभी आपको बताया थे कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए ना, तो एम यानी मास यानी द्रव्यमान, तो कितना है 6, यानी 6, अब ए यानी क्या त्वरण, तो त्वरण कितना दिया हुआ है 4, यानी गुना कर देंगे 4 से, कितना हो जाएगा 6 का 24, यानी 24 न्यूटन जो है बल की जरूरत होगी इस तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर क्या 17 के बाद 18 नंबर, 18 बोलता है कि जाइलम जो होता है, जाइलम किससे बना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, कौन से, ट्रैकिड्स एंड वाहिका दोनों से ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर की, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, तो जो टेंडन होता है ना, वो जो होता है एक मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है ना, उसके कहते हैं टेंडन ना। एक होता है लिगामेंट, तो लिगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ता है ना, और जब मांसपेशी को जब हड्डी के साथ जोड़ता है तो उसको हम बोला जाते हैं क्या क्या टेंडन ना, टेंडन, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ है जिसमें हाथ की 2 हड्डियां उखड़ गई है, निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है। तो इसमें जब हड्डियां टूटकर अलग हो गई है तो मतलब क्या टूट गया है इसमें, ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका जो लिगामेंट है वो टूट गया है। बोले ना अभी कि जब हड्डियां जुड़ी होती है वो किससे जुड़ी होती है, लिगामेंट से, अब मांसपेशी और हड्डी जो होता है ये जुड़ा होता है किससे, टेंडन से, ठीक ना। तो इसमें हड्डी अलग हो जा रही है तो इसका लिगामेंट सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा है कि किसी तत्व के परमाणु में नाभिक की द्रव्यमान इतना है, ठीक है, और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या इतनी है, परमाणु की संख्या निकालना है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो समझाने में आसानी होगी ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि n इक्वल टू a माइनस जेड ना, ये आप लोग ने पढ़े होंगे। इसमें एक n क्या होता है, तो n न्यूट्रॉन की संख्या होता है ना, न्यूट्रॉन की संख्या, और ये क्या होता है, ये होता है परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक ना, ये होता है क्या परमाणु द्रव्यमान, और एन जेड जो होता है परमाणु संख्या, या इसको कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, एन न्यूट्रॉन की संख्या, ये द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या ना। तो देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे कि एन इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड, यही होता है ना, ए माइनस जेड होता है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है 12, लिख देंगे 12, ए यानी परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है 23, हमको क्या पूछ रहा है परमाणु संख्या यानी जेड ना, तो जेड बराबर क्या होगा, इसको इधर लाइएगा और इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा जेड इक्वल टू 23 माइनस 12 ना।
तो इसको जब घटा दीजिएगा तो कितना आंसर आएगा 11। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 11। 11 इसका प्रोटॉन की संख्या है या परमाणु संख्या है, क्या होगा परमाणु संख्या का लीजिए, प्रोटॉन की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या, सब कितनी हो जाएगी 11, ठीक ना। तो चलिए अगला प्रश्न को हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ये याद रखिएगा फॉर्मूला कि एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है ए माइनस जेड। ए क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या, ए क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, और जेड क्या होता है परमाणु संख्या कहिए या प्रोटॉन की संख्या कहिए या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर ना, कि 300 केल्विन को ना 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर क्या होगा, ठीक ना। तो आप लोग ने पढ़ा होगा कि देखिए C बराबर K माइनस 273, ये आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक ना। और नहीं पढ़े तो इसको रट लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलिएगा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस कैसे बदलिएगा, एक ही फार्मूला से सारा आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे आप रट लीजिएगा बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं C बराबर K माइनस 273 ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है केल्विन दिया हुआ है, इसको आपको किस में बदलना है सेंटीग्रेड में। तो केल्विन की जगह इसको रख देंगे 300, तो C बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 273। अब घटाइएगा तो क्या आएगा 27 डिग्री। तो 27 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 22 का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो 96 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 8 96 ना, 12 से भाग कर दीजिए ना तो निकल जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होता है क्या, अगला क्वेश्चन है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, क्या होता है आपका 24 को क्या हो जाएगा सी ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 इस प्रकार से है कि 25 इस प्रकार की, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा ना। तो इसको देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा पीछे बता देंगे ना, ये कौन सा 25 नंबर है ना। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि किसी पदार्थ की अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, किसके अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा कि द्रव का पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थों की घनत्व, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है किस तरह का है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विपदी ना, द्विपदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रजाति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारे पास 29 नंबर, और 29 नंबर क्या बताना है कि एंजियोस्पर्म पौधे की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता होती है कि ये जो होते हैं ना, इसके फल में बीज जो रहता है वो बंद रहता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर। 30 नंबर पूछता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या होगा। इसका सही उत्तर जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है OH2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर। और 31 नंबर क्या है देखिए ध्यान से कि अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए एक कुल्ली प्लेटफॉर्म पे 10 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। एफ कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ ना, कोस थीटा होता है ना। अगर देखिए कोई भी व्यक्ति है ना, अगर वो अपने पर कुछ सामान लिए खड़ा है तो उसके द्वारा कार्य किया गया 0 होता है, ठीक ना।
तो देखिए ये जो बक्सा उठाकर अपने सिर पर चल रहा है, तो इसका जब यहाँ 90 डिग्री रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 0 जूल ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर। अब 32 का सही उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा, 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ना, 1.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 यानी दिया हुआ है कि 2500 जूल कार्य करने के लिए एक मशीन 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या होता है। तो डब्ल्यू शक्ति बराबर ना, शक्ति बराबर क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय ना, बटा समय। तो इसमें कार्य कितना हो रहा है, कार्य हमारा हो रहा है 2500 जूल। ठीक है, और समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड ना, 5 सेकेंड। अब इसको हम जो जानते हैं कि हमारा जो शक्ति होता है किलो वाट में होता है, तो हम इसको किलो में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भागा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखिए कि 10 से 0 कट जाएगा, और 5 से 25 5 बार में कटेगा, यानी 5/10 बचा है ना, और जूल बटा सेकेंड को क्या बोलेंगे, वाट बोलेंगे है ना। शक्ति का इकाई क्या होता है, जूल पर सेकंड ना, तो हो जाएगा 5/10 किलो वाट। वाट बराबर क्या होता है, जूल बटा सेकंड ना। तो यहाँ तो मिल गया वाट, 1 किलो 1000 से भाग किए थे। अब इसको लिख सकते हैं 0.5 किलो वाट। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, डी होता है 0.5, और ये मेरा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है ना। तो कालाजार का कारण कौन बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक संक्रमण रोग किसके कारण होता है, संक्रमण रोग किसके कारण होता है। तो देखिए संक्रमण जो रोग होता है वो रोगजनक के कारण होता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। क्या लिखा हुआ है कि एक स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, तो किस तरह से, ठीक ना। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा 36 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि एक्सरे नहीं, नली। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नली में बारंबारता परावर्तन द्वारा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पास कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह का श्रोता के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। इसका सही उत्तर जो है वो हमारा हो जाएगा 37 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17.2 मीटर। यानी एवरेज में 17 मानिए 17 मीटर या 17 के आसपास जो रहेगा उसी को टिक लगाइए। मतलब इको साउंड सुनने के लिए हमको परावर्तन सतह से 17 मीटर की दूरी होना चाहिए ना, तब जाकर हम इसके प्रतिध्वनि को सुन सकेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या आंसर है, 38 नंबर है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि का जाल सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप लोग को पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, स्टील में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 39 है, और 39 क्या बोलता है, सौर विकिरण गमन करती है, मतलब किस तरह से गमन करती है इसको बताना है। तो कैसे गमन करती है, तो जल निकायों की तुलना में भूमि को तेज से ना, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे 40 नंबर, और 40 शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है किसके द्वारा ना। तो इसका सही उत्तर हमारे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन सी। तो ये हमारा 40 के 40 प्रश्न आपने देखा। इन प्रश्नों को 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा। ये आपका वैसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में सीधे देखने को मिलेगा, ठीक ना। सारे प्रश्नों को आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, 1 या 2 बार आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना, और लाइक एक करके ही जाइएगा, ठीक ना। थैंक यू।